नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्मभूमि उपन्यास के कथा वस्तु को देखेंगे। साथ ही साथ उपन्यास में किन किन विषयों पर चर्चा किया गया है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वे प्रेमचंद्र जी हैं और उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। उर्दू में इस उपन्यास का नाम मैदाने अमल नाम से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र का कर्मभूमि उपन्यास महात्मा गांधी की वैचारिकता से प्रभावित था। गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष को चित्रित करने वाला यह उपन्यास है। इस उपन्यास में अछूतों के मंदिर प्रवेश का प्रश्न, किसानों के लगानबंदी आंदोलन और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक आंदोलन का चित्रण है। तो आइए सबसे पहले हम उपन्यास की कथा सार को संक्षिप्त रूप से समझते हैं। आपको पता ही है यह उपन्यास, जैसा कि अभी हमने बताया कि यह उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। कर्मभूमि उपन्यास वर्ग संघर्ष पर आधारित एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने समरकांत और उसके परिवार के माध्यम से दो वर्ग भेद की समस्या को विवेचित करते हुए उसका निदान प्रस्तुत किया है। काशी के धनवान व्यक्ति समरकांत दो विवाह करने पर भी अंत में विधुर जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों पत्नियों से उन्हें क्रमशः एक पुत्र अमरकांत और एक पुत्री नैना की प्राप्ति होती है, जिसमें परस्पर स्नेह रहता है। लाला समरकांत अत्यंत ही लोभी व्यक्ति है, अतः उन्हें समरकांत की शिक्षा पर व्यय करना उचित नहीं लगता। वे उन्हें व्यापार में लगाना चाहते हैं। उनकी इसी वृत्ति के कारण अमर समय पर फीस नहीं दे पाता है और उसका मित्र उसकी फीस को भरता है। अमरकांत सामाजिक विचारधारा का स्वाभिमानी युवक था। वह चरखा काटकर और व्यापारियों के यहाँ हिसाब किताब रखकर अपनी शिक्षा का व्यय निकालता है और अपने अटूट परिश्रम से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। समरकांत उसका विवाह लखनऊ की एक धनी विधवा रेणुका की पुत्री सुखदा से कर देते हैं, जो उन्हीं की तरह धन कमाने और संचय करने में विश्वास करती है। आगे उपन्यास में अमरकांत की विचारधारा को बदलने के लिए दुकान पर चोरी के कंगन बेचने आए काले खान तथा शराबी गोरों और प्रेम द्वारा सोने की जंजीर बेचने और भिखारिन द्वारा गोरों को आहत करने की घटनाओं का आयोजन किया गया है। इसमें अमरकांत पुनः पिता के व्यापार से घृणा करने लगता है। अमरकांत की मुलाकात वृद्ध पठानिक और उसकी पोती सकीना से कराकर लेखक ने कथा में सरसता का संचार किया है। आगे अमर और सकीना के हृदय में परस्पर एक दूसरे के लिए कोमल भाव जागृत हो जाते हैं। जब अमरकांत डॉक्टर शांति कुमार के सेवाश्रम में काम करने लगता है तो उससे क्षुब्ध होकर समरकांत उससे घर से अलग कर देता है, यानी समरकांत अपने पुत्र को घर से अलग कर देते हैं। अमरकांत अपने परिवार, बहन नैना और बूढ़ी नौकरानी सिल्लो के साथ 10 रुपये किराए के मकान में रहने लगता है। वह खादी बेचकर तथा खुदरा बालिका विद्यालय में नौकरी करके घर का खर्चा चलाने लगता है। नैना का विवाह रईस लाली धनी परिवार के पुत्र मतीराम से होता है, जो बहुत ही दुराचारी है और गृहस्थी के सुख से वंचित नैना समाज में लग जाती है। निर्धनों को जमीन और मकान देने की जो आयोजित आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अपने पति की गोली का शिकार हो जाती है। कलेक्टर बनकर सलीम उसी गांव में आता है जहां अमरकांत रहता था।
अमरकांत अपने गांव के किसानों का लगान माफ करने का अनुरोध न माने जाने पर एक सभा का आयोजन करता है, यानी सभा आयोजित करता है। उसमें उसके जोशीले भाषण से उत्तेजित होकर किसान विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इसे देखकर पुलिस अमरकांत को गिरफ्तार करना चाहती है। उसी समय अमरकांत के प्रशंसक मुन्नी गांव वाले को पुलिस के खिलाफ भड़काती है। इसी कारण मुन्नी पर मुकदमा चलाया जाता है। अंत में नैना की मृत्यु के पश्चात सेठ धनीराम ने अपनी जमीन गरीबों को दान कर दी। म्यूनिसिपल बोर्ड के अनुरोध पर केवल सभी को कैदी करके छोड़ दिए गए, अपितु सलीम, अमर आदि 5 व्यक्तियों की कमेटी किसान की लगान की माफ़ी पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई, जिसमें परासों के वर्ग समाप्त हुआ तथा एक स्वस्थ संपन्न स्वाभाविक समाज का निर्माण हुआ। तो आइए आगे हम उपन्यास में किसान शोषण एवं लगानबंदी आंदोलन पे चर्चा करते हैं। प्रेमचंद्र यह जानते थे कि भारतीय किसान अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के 2 पार्टों के बीच पिसता जा रहा है। फसल अच्छी हो या न हो, लगान देनी ही पड़ती थी। पैदावार भले ही कम हो, फिर भी लगान पूरी देनी पड़ती थी। जमींदार और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किसानों की भूखमरी और गरीबी के बावजूद उन पर लगान वसूलने के लिए अत्याचार किए जाते थे। प्रेमचंद्र की दृष्टि में व्यवस्था का यह अंधेर किसानों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। प्रेमचंद्र यह जानते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन तक वह सफल नहीं हो सकता जब तक देश के किसान मजदूर उनसे न जुड़े। प्रेमचंद्र ने इसे समझा और किसानों पर हो रहे अत्याचार को अंग्रेजी हुकूमत की शोषणकारी नीतियों का परिणाम चित्रित करते हुए कर्मभूमि में की लगान बंदी आंदोलन और अंग्रेजी शासन द्वारा उनके दमन चक्र का विश्वसनीय और यथार्थ चित्रण किया है। अब हम इस उपन्यास में दलित मंदिर में प्रवेश का जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। दलितों के मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रचलित मान्यता के कारण दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। नगर के मंदिर में हो रही कथा के समय दलित समुदाय के लोगों को मारपीट कर इसलिए निकाल दिया गया था। किसी समय जाति का होने के कारण किसी व्यक्ति या समुदाय को अछूत मानकर दुर्व्यवहार करना धर्म सम्मत नहीं हो सकता है। दलितों की चेतना को जागृत करने के लिए प्रेमचंद्र उन्हें समझाते हैं कि दलितों का जन्म केवल गुलामी करने के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि वे तो समाज की बुनियादी है। धर्म के लिए प्राण देना अछूत नीति में भी उतने ही गौरव की बात है जितनी द्विज नीति में। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार मिल जाने पर भी उनकी सामाजिक स्थिति पर तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जब तक कि उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार नहीं होता। अब इस उपन्यास में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, इस पे हम चर्चा करेंगे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी समय की मांग थी, जिसे प्रेमचंद्र ने समझा और अपने साहित्य के माध्यम से जनता तक देश और काल की इस मांग को संप्रेषित भी किया। दलितों के लिए मंदिर प्रवेश के लिए हो रहे आंदोलन का नेतृत्व सुखदा करती है। नगर में गरीब मजदूरों के आवास के लिए म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ हो रहे आंदोलन में सुखदा, नैना, सकीना, पठानिन और रेणुका देवी का नेतृत्व इसी उद्देश्य से चित्रित है। तो इसमें जो महिला पात्र है उसका भी नाम हमने देखा है, सुखदा, नैना, सकीना, पठानिन, रेणुका। ये इस उपन्यास की महिला पात्र है। किसानों के लगानबंदी आंदोलन में मुन्नी की भूमिका का चित्रण प्रेमचंद्र इसी उद्देश्य से करते हैं। आइए
आगे हम उपन्यास की भाषा शैली पे विचार करेंगे। उपन्यास में उर्दू भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। भाषा में मुहावरे का प्रयोग इतना हुआ है कि प्रायः भाषा ही मुहावरेदार हो गई है। भाषा में मुहावरों के साथ लोकोक्तियों और सूक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रवाह और प्रभावान्विति की वृद्धि हुई है। उपन्यास की भाषा और शैली विषय वस्तु तथा उसके देश काल और पात्रों के अनुकूल है। उपन्यास की कथा प्रस्तुति में अन्य पुरुष एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कर्मभूमि उपन्यास में हर वर्ग, जाति और धर्म के पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद्र ने गौण पात्रों का उपयोग कथा संगठन में इतनी कुशलता से किया है कि ग्राम और नगर कथाओं के पृथकत्व का प्रायः पता नहीं चलता है। प्रमुख केंद्रीय पुरुष एवं महिला पात्र क्रमशः अमरकांत और सुखदा है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में कर्मभूमि पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि ये मुस्लिम पात्र सलीम, सकीना, पठानिन, गजनवी आदि उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। उद्देश्य उपन्यास में चित्रित विभिन्न आंदोलनों के द्वारा देश के दलितों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर उनका स्वरूप और व्यापक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य राजनीतिक एवं सामाजिक पराधीनता के विरुद्ध जनता के विद्रोह को अभिव्यक्त करना है। तो हमने इस उपन्यास की कथासार और उपन्यास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।